यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुदेश सर। और एक किसान परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, एक आम व्यक्ति हूँ। अभी आप इसरो में हैं, मतलब कभी क्या आप प्राइम मिनिस्टर से भी मिले हैं, मोदी जी से? लेकिन महामहिम राष्ट्रपति से जरूर मिलना हुआ। साइंटिस्ट तो बड़ी बात है, मैं तो कहूँगा कि इंजीनियर मैं अपने गाँव का पहला हूँ। भारत की जो शिक्षा है वो 3H पे काम करती है। उस दर्जी की जो जीवन शैली थी, उसका जो जीवन था वो बहुत इंस्पायर करता था। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं तो बच्चा क्या करेगा। आप इसरो में क्या डिपार्टमेंट को हेड करते हैं और कैसे आप इसरो तक गए? आप रील्स देखते होंगे। मेरी दादी पूछती थी कि हमारा जो पोता है वो किस तरह का इंजीनियर है। थोड़ा सा मुझे आप बताइए कि ये शिक्षा महाकुंभ क्या है, AI के बारे में बताइए थोड़ा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के यूनिक पॉडकास्ट पे, जो कि हम करने वाले हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पे। आज हम इस पावन धरती पर हैं जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध यानी धर्म युद्ध हुआ है, जहाँ पे हमारे धर्म युद्ध की स्थापना हुई। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुदेश सर। मैं उनसे बहुत चर्चा करने वाला हूँ, बहुत कुछ सीखने वाला हूँ, समझने वाला हूँ, बहुत कुछ जानना चाहता हूँ उनके बारे में, उनके लाइफ के बारे में, उनके मिशन के बारे में, जो कि जुड़े हुए हैं इसरो से। सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप अपने बारे में 2 लाइन में बताएं। रुपेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में आमंत्रित किया, चर्चा के लिए आमंत्रित किया, चर्चा करने के लिए बुलाया। एक लाइन में मैं बताना चाहूँ तो मैं एक गांव का और एक किसान परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, एक आम व्यक्ति हूँ। अभी आप इसरो में हैं जी। सबसे पहले हम शुरुआत ही यहीं से करना चाहेंगे। एक गांव का लड़का जब खेतों में, मतलब किसान का लड़का जब खेतों में आप चलते थे, तो कभी आपने सोचा था इसरो तक पहुंचना है? देखो, इसमें मेरा एक व्यू पॉइंट है कि जब कोई बच्चा होता है उसके मानस पटल पर वो प्रतिबिंब स्थापित होता है जो वो आसपास देखता है। उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसके अड़ोस पड़ोस में क्या होता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसरो में साइंटिस्ट बनूंगा। मैं जब +2 में था तब भी नहीं सोचा था। मैं अपने गांव में रहता था, तो गांव में जो किसान होते हैं उनका जो जीवन है थोड़ा कठिन होता है। बिल्कुल। मैं देखता था कि वो खेतों में दिन भर रात भर मेहनत करते थे, तपती धूप में वो खेतों में काम करते थे। और साल में एक बार हम सब जो बच्चे थे या बड़े थे, तो गांव में क्या होता है कि आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है। तो जैसे शहरों में आजकल हम जब चाहें तब शॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन गांव में कपड़ा साल में एक ही बार बनता था। और वो भी कपड़ा जब बनता था तो गांव का जो दर्जी होता था उससे कपड़ा बनवाया जाता था। तो उस दर्जी के पास जब हम अपना नापा देने के लिए जाते थे, तो मुझे उस दर्जी की जो जीवन शैली थी, उसका जो जीवन था वो बहुत इंस्पायर करता था। अच्छा। तो आप सोचेंगे कि उस वक्त मैं सोचता था कि मैं दर्जी बनूंगा, मैं टेलर बनूंगा, क्योंकि मुझे उसकी लाइफ इंस्पायर करती थी। क्योंकि उस समय मेरे सामने कोई एक्सपोजर नहीं था। मेरे सामने 2 ही चॉइस थी, या तो किसान या दर्जी। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आदमी वो बनना चाहता है जो उसको दिखता है। बिल्कुल। क्योंकि पीछे हमने एक मिशन भी शुरू किया, पंजाब सुपर 100 करके, वो अब आगे दूसरे प्रांतों में भी जा रहा है। तो उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारे आजू बाजू हम जब देखते हैं तो 4-6 प्रोफेशंस होते हैं, जैसे चाहे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, एडवोकेट्स हो गए या पुलिस हो गई। ये कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जो आपको समाज में दिखेंगे। तो अधिकांश बच्चे, जब मैं देखता हूँ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, IITs में जाता हूँ, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, तो मेजोरिटी में वो यही बनना चाहते हैं। और गांव देहात का बच्चा वो किसान या कुछ मतलब कि पुलिस, इस तरह का कुछ बनना चाहते हैं। तो हमने ये जो मिशन शुरू किया पंजाब सुपर 100, इसका ध्येय ये था कि हम पूरी दुनिया में जितने भी प्रोफेशंस हैं वो उन सभी बच्चों को, देश के जो 26.5 करोड़ बच्चे पूरे देश में स्कूली शिक्षा में पढ़ते हैं और 4.25 करोड़ हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं, उन सभी बच्चों को सभी प्रोफेशन से रूबरू कराया जा सके, ताकि वो उनके पास एक्सपोजर रहे। नहीं तो बच्चा क्या करेगा, अपने पेरेंट्स के जो अधूरे सपने होते हैं
उनको ढोता है। आपने देखा होगा कि पेरेंट्स ब्यूरोक्रेट्स नहीं बने तो अपने बच्चों में वो ब्यूरोक्रेट्स बनना देखना चाहते हैं। डॉक्टर खुद नहीं बने तो वो सोचते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन के मेरा सपना साकार करेगा। तो बच्चा क्या चाहता है वो तो कभी समाज देखता ही नहीं है। हमेशा समाज ये देखता है कि बच्चा मेरे हिसाब से काम करे, लेकिन बच्चे को भगवान ने जिस चीज़ के लिए बनाया है हमें उस चीज़ पे ध्यान देना होगा और उसके लिए उसे जितना एक्सपोजर हम करा सकते हैं दुनिया के प्रोफेशन से, दुनिया की चीज़ों से, तब वो खुद डिसाइड कर पाएगा। क्योंकि अब मेरा एग्जांपल देखिए, तो मेरे सामने 2 ही चॉइस थी, तो मैं दर्जी बनना चाह रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ फिर मेरी पढ़ाई गांव से शहर में हुई। और गांव का नाम बताएंगे सर? मेरे गांव का नाम रौनीजा है। कितनी पॉपुलेशन है उस गांव की? उस गांव में लगभग 10,000, सब छोटे बच्चे सब मिला मतलब के। 10,000 से भी ज़्यादा लोग नहीं रहते उस गांव में। और उस गांव में कितने लोग साइंटिस्ट बने हैं? साइंटिस्ट तो बड़ी बात है, मैं तो कहूँगा कि इंजीनियर मैं अपने गांव का पहला हूँ जिसने बीटेक किया, वो इंजीनियर। और उसके बाद साइंटिस्ट तो ऑब्वियसली फिर मैं पहला ही हूँ। लेकिन मेरे बाद अभी, क्योंकि मेरे को 17 वर्ष हो गए हैं बीटेक किए हुए, 17वां साल चल रहा है, तो अभी मेरे गांव में सैकड़ों की संख्या में बीटेक है। क्योंकि अब उनके पास एक्सपोजर है, उनके पास एक एक्सपोजर है, उनके पास एक इंस्पिरेशन है, उनके पास एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो जब भी मैं अपने गांव में जाता हूं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता हूं, तो वो बच्चे भी मतलब कि देखते हैं कि हमारे गांव से एक हमारा बड़ा भाई इस तरह से आगे बढ़ा है, तो हम क्यों नहीं बढ़ सकते। तो आज मेरे गाँव में सैकड़ों की संख्या में इंजीनियर्स हैं और दर्जनों डॉक्टर्स हैं। क्या बात है। कहीं ना कहीं इसका श्रेय आपको जाता है, क्योंकि पहले व्यक्ति जो पढ़ाई किया, भले वो गांव से पढ़ा, भले वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा, और पहले व्यक्ति जो हायर एजुकेशन में गए, और पहले व्यक्ति जो बीटेक किए, पहले व्यक्ति जो इंजीनियर बने, एंड पहले व्यक्ति जो इसरो में गए। बहुत ही ज़्यादा ये इंस्पायरिंग स्टोरी है मेरे लिए। मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि उस गांव के लिए कितनी फ़ख्र की बात है कि एक किसान का बेटा बड़ा सपना देखा और पूरा किया। मैं और कुछ जानना चाहूँगा सर कि आप बचपन की कोई ऐसी स्टोरी बताइए जब आपको लगा कि नहीं यार मेरे को करना है, या किसी ने आपको कह दिया तुझसे ना हो पाएगा, किसी ने कहा अभी? ऐसा तो कोई इंसिडेंट नहीं है, लेकिन कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि साइंटिस्ट बनेंगे। लेकिन अपने जो परिवार में जो संस्कार थे, मैं यहाँ पे उस पर थोड़ा स्ट्रेस देना चाहूँगा जी, कि बच्चों को बहुत ज़्यादा सपने दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा व्यक्तिगत मत है कि बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास अगर अच्छा होगा ना, तो वो चाहे सरकारी स्कूल में पढ़े, चाहे आम स्कूल में पढ़े, चाहे खास स्कूल में पढ़े, अगर वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वो अच्छा ही सोचेगा। और इसका श्रेय मैं, जो भी मैं आज हूँ, उसका श्रेय मैं अपनी दादी को देना चाहता हूँ। आज वो है नहीं, लेकिन उन्हीं की जो जीवन शैली थी उसी को मैंने फॉलो किया। आज भी मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, और बचपन में भी मैं सुबह 4 बजे उठता था, क्योंकि मेरी दादी 3:30 पौने 4 उठती थी। क्या बात है। और उन्हीं के साथ मैं उठता था, उन्हीं के साथ मैं सोता था। अपने जीवन के पहले 10 वर्ष मैंने अपनी दादी के साए के अंदर ही गुजारे हैं। तो उन्होंने जो संस्कार दिए कि सुबह टाइम से उठना है, ये एक बहुत छोटी बात है कि सुबह टाइम से उठना है और रात को जल्दी सोना है, लेकिन इस चीज़ ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। आज मैं जो भी काम करता हूँ उसका श्रेय इसी को जाता है, क्योंकि सुबह 4 बजे से लेके और 9 बजे तक जब ऑफिस शुरू होता है, मेरे पास 5 घंटे होते हैं, और उन 5 घंटों में एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, और कंसंट्रेशन फोकस्ड होती है, तो आदमी कई गुना काम कर पाता है। क्या ये कहना उचित होगा सर कि सुबह अगर उठने वाला व्यक्ति सुबह के 2 घंटे दोपहर के उसके 5 घंटे के बराबर है? बिल्कुल, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि एफिशिएंसी डबल ट्रिपल होती है, फोकस ज़्यादा होता है, डिस्ट्रैक्शन होता नहीं है। लेकिन आजकल एक चीज़ और भी देखने को मिलती है कि सुबह जैसे ही उठते हैं लोग, तो आजकल अपने मोबाइल पे टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं, रील्स शुरू कर देते हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि रील्स पे ना ध्यान देके और हम थोड़ा लिखें या थोड़ा पढ़ें या अपना प्लानिंग करें डे को, या एक्सरसाइज करें, तो उस तरफ अगर ध्यान रहेगा तो मुझे लगता है प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ मेरी खुद का लाइफ का। मेरी माताजी मुझे सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठा देती थी, और मैंने खुद जो पढ़ाई किया है तो मुझे पता है कि जब मैं ट्यूशन जाता था तो ट्यूशन में चवन्नी इकट्ठा करके मैं देता था, तो थोड़ा गुस्सा भी करते थे मेरे गुरुजी बट हमारे पास ऑप्शन नहीं था, तो मैं चवन्नी ले जाके उनकी फ़ीस देता था। हालांकि स्कूल की फ़ीस बहुत कम हुआ करती थी, 2.5 रुपये, बट
जो कोचिंग और ट्यूशन का जो फीस जब देते थे चौनी चौनी, तो उनको बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन उनको फ़क्र भी महसूस होता था कि ये बच्चा जो शायद इसके पास संसाधन नहीं है, जी बट फिर भी ये कोशिश कर रहा है। तो मेरी मम्मा जब सुबह उठाती थी, तो एक उठो लाल अब आंखें खोलो, ऐसा जी कविता जी वो हाँ कह हाँ के उठाती थी। आज तक मेरी मम्मा को जाए 7 साल हो गया, आज जी तक जी मुझे उनकी बात कान में गूंजती है। और जैसे आपने कहा दादी की बात इंस्पायरिंग, मतलब उन्होंने इंस्पायर किया कहीं ना कहीं आपको जी पढ़ने जी के लिए। तो देखिए, फैमिली में कोई ना कोई तो होता है जो आपको इंस्पायर करना है कि बेटा बिल्कुल आगे बढ़ना है, बेटा लोगों को साथ लेके लेके चलना है। चलो तो बिल्कुल जो आपने किया कि 100 लोग अब आज के टाइम पे इंजीनियर्स हैं आपके गांव में, सो ये काम आपने किया है। सो कहीं ना कहीं उनके लाइफ में आपका महत्व है। सर, मैं अब इसरो के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा जी कि आप इसरो में क्या डिपार्टमेंट को हेड करते हैं और कैसे आप इसरो तक गए? जी सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं कि इसरो तक कैसे गए। जी। तो इसरो तक जाने का भी एक संयोगवश ही मैं इसरो गया। मैंने आपको बताया ना कि मैं बचपन में तो दर्जी बनना चाह रहा था, फिर हुँ, धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ पढ़ा, तो मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगा। हुँ, क्योंकि मैं देखता था कि जो लोग हैं बहुत परेशान रहते हैं, मेरे दादाजी बीमार रहते थे, तो मैं हुँ, उनके साथ हॉस्पिटल्स में जाता था। तो मुझे लगता था कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए। फिर वो सपना लेके मैं 10th के बाद +2 में एडमिशन करने के लिए गया। हुँ। तो जिस स्कूल में मैं गया संयोग से, वैसे मेरे 10th में अच्छे मार्क्स आए थे, तो मेरे को बहुत सारे लोग अब कितने मार्क्स आए थे सर? 10th में परसेंटेज तो उस समय कम ही थी, मेरी 73% थी। हरियाणा बोर्ड में परसेंटेज कम सर आती है। 73 कम कैसे हो गया? नहीं सीबीएसई वाले अगर आप होते तब तो मैं कहता। नहीं, हरियाणा बोर्ड में परसेंटेज उस समय कम रहती थी, लेकिन रैंक अच्छी आ जाती थी हुँ, कम मार्क्स पे भी। तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में मेरा नाम था पहले अच्छा। 10-15 लोगों में। तो उस ज़िले के बहुत सारे स्कूल्स वाले मेरे को लेने आते थे, तो मैं 2-2 4-4 दिन उनकी क्लासेस लगाने के लिए जाता था। जी। तो पहली बार मैं 11th-12th किसी प्राइवेट स्कूल से किया, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आए, क्योंकि उससे हुँ, पहले तो मैं गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा था। हुँ, और क्योंकि फ्री में सब लोग मेरे को ऑप्शंस दे रहे थे कि स्पॉन्सर कर रहे थे। स्पॉन्सर कर रहे थे, वो हुँ, परसेंटेज देख के और वो सारी चीज़ें देख के। तो कई सारे स्कूल्स में मैं गया क्लासेस लेने के लिए, तो उन्होंने मेरे को बोला कि हम आपका सब कुछ फ्री करेंगे। तो हुँ, फिर मैं पहली बार 11th-12th मैंने प्राइवेट सीखी। पहली हुँ, बार मैं किसी प्राइवेट स्कूल में गया। तो वहाँ पे जब मैंने 11th-12th की, तो उसके बाद फिर जो मेरी जब मैं जिस प्रिंसिपल ने मेरे को इनवाइट किया, तो वहाँ पे क्या था कि बायोलॉजी नहीं थी। ओह! तो मैंने उनको कहा मेरे को डॉक्टर बनना है, तो वो कहते हुँ, नहीं बेटा, डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है, वो वहाँ पे इतनी सीट्स नहीं होती हैं, आप इंजीनियर बनो, आप टैलेंटेड हो। उस प्रिंसिपल ने कुछ ही घंटों के अंदर मेरा पूरा ब्रेन वॉश कर दिया और मेरे को मतलब कि ये तो वही बात है कि दुकान पे जो है वही बेचना है बस। वही बेचना है। तो उसी तरह से बिल्कुल वो हुआ हुँ, मेरे साथ। तो मैंने, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे, हुँ। मेरे को अच्छे स्कूल में पढ़ना था और पैसे थे नहीं बहुत ज़्यादा परिवार के पास, और वो फ्री में दे रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो इंजीनियर बन जाएँगे, क्या दिक्कत है। आपको डर नहीं लगा इंजीनियर बनेंगे तो कैसे होगा? मतलब मैथ्स का एक डर और एक दुनिया वालों का डर। आज के टाइम पे आप रील्स देखते होंगे, कभी देखा होगा सर रील्स कि इंजीनियर बन गए जी, लाइफ खराब हो गया, झंड हो गया। ये क्या मतलब, कभी आपने ये सोचा कि ये मीम्स क्यों बनाते हैं? आजकल इंजीनियर ऐसा बना रहे हैं। उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? देखो मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को मैथ से डर नहीं लगता था, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मेरे 100% मार्क्स आते थे। और ओह! वो मतलब कि 10th तक मतलब कि ऐसा था। 100 आउट ऑफ 100 सर? हाँ, कोई भी क्वेश्चन मतलब कि उस समय जब मैं पढ़ता था, तो कोई भी क्वेश्चन टीचर देता था, सिलेबस से, आउट ऑफ सिलेबस, कहीं से भी, वो जैसे बोर्ड पे लिखते थे, उससे पहले मैं सॉल्व कर देता था। ओह माय गॉड! तो उस तरह की मतलब कि वो थी मेरी पकड़ मतलब मैथमेटिक्स पे, फिजिक्स पे। एआई आने से पहले आपके दिमाग में एआई फिट था। मतलब कि वो प्रभु की कृपा थी कि जैसे ही वो हुँ। क्वेश्चन लिखते थे, उससे पहले मैं उसको सॉल्व कर देता था। तो मेरे मैथ्स में मार्क्स भी 100% आते थे। तो एक वो भी कहीं न कहीं संयोग रहा कि बड़ा अच्छा, मतलब कि जो डिसीज़न प्रिंसिपल के कहने से मैंने लिया। तो हुँ, क्योंकि हुँ। मेरा फिजिक्स भी, क्योंकि मैथ पे डिपेंडेंट होता है, तो यस सर। मैथमेटिक्स अच्छा है आपका, तो आपका फिजिक्स भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। हुँ, तो इस करके मैं सेल आउट हो गया। हुँ, और हुँ, आप बात करें इसरो जाने की,
तो अब मैंने उनके कहने से नॉन मेडिकल ले लिया तो फिर बीटेक में एडमिशन ऑब्वियसली ऑप्शन एक ही था फिर बीटेक ही, या फिर बीच में मैंने ट्राई किया डिफेंस के लिए भी। तो मैंने 1-2 इंटरव्यूज़ दिए एसएसबी के। तो एसएसबी जो होता है वो मतलब कि मैं कुछ राउंड्स तक पहुंचा, तो उसके बाद मेरा नहीं हुआ। फिर मैं बीटेक करने चला गया, तो बीटेक मैंने किया। बीटेक करने के बाद मेरे को लगा कि जैसे आईआईटीज़ में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बहुत सारे लोगों का सपना रहता है कि हम बीटेक करके बाहर जाएंगे। और उस समय जब मैंने बीटेक किया था 2004 से 2008 में, तो उस समय तो चलन बहुत ज़्यादा था कि मैक्सिमम जो बीटेक वाले बच्चे होते थे वो ज़्यादातर बाहर चले जाते थे जी। लेकिन मैंने पहले से ही दृढ़ संकल्प लिया हुआ था कि मैं बाहर नौकरी करने के लिए और पढ़ने के लिए तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा। अच्छा। और मैं आज तक नहीं गया बाहर, मैं किसी देश में भ्रमण करने नहीं गया हूँ। तो मैंने ये सोचा कि मैं देश में ही काम करूँगा और प्राइवेट में मेरे को नौकरी करनी नहीं थी। तो मेरे पास कुछ ही ऑप्शंस थे फिर, जैसे डीआरडीओ है, इसरो है, एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम्स हैं या सीएसआईआर लैब्स हैं। तो मेरे को इसरो थोड़ा सा इंस्पायरिंग लगा। तो इसरो का फॉर्म निकला। वैसे मेरा प्राइवेट कंपनीज में कई में प्लेसमेंट हुआ था, जैसे कॉलेज में होता है। तो लेकिन जैसे इसरो का फॉर्म निकला तो मैंने भरा और मेरा इसरो में सिलेक्शन हो गया और फिर मैंने इसरो को ज्वाइन कर लिया। सो फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप इसरो में सेलेक्ट हो गए थे? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 महीने के अंदर अंदर सारी प्रक्रिया हो गई थी। फॉर्म निकला था, उसके 1 महीने के अंदर कॉल आया इंटरव्यू हुआ और उसके 1 महीने बाद रिजल्ट आया और फिर 1 महीने बाद ज्वाइनिंग। तो 3 महीने बाद तो फॉर्म भरने के 3 महीने के अंदर अंदर तो ज्वाइनिंग होगी इसरो में। क्या बात है सर। सो जब पहली बार सिलेक्शन हुआ इसरो में तो गांव में कितना जश्न का माहौल था? मैं गया था गांव में, तो कुछ जश्न तो मैं बताऊं आपको, मेरी दादी जी जो मैं बताया कि उनसे ही मैं इंस्पायर्ड हूं। तो जब मैं इसरो में साइंटिस्ट बन गया तो हमारे चाचा जी की जेसीबी मशीन थी उस समय। अच्छा। तो उसको रिपेयर करने के लिए एक इंजीनियर आता था, इंजीनियर के टेक्नीशियन जो होते हैं जो जेसीबी मशीन्स को रिपेयर करते हैं। तो मेरी दादी पूछती थी कि हमारा जो पोता है वो किस तरह का इंजीनियर है। अच्छा। तो मेरे चाचा जी बोलते थे कि वो बड़ा इंजीनियर है। तो वो बोलती थी कि ये जो जेसीबी को रिपेयर करने आता है इससे बड़ा है कि नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मतलब कि क्योंकि मैं पहला बीटेक हूँ अपने गांव से, पहला साइंटिस्ट बना, तो बहुत ज़्यादा अवेयर। लेकिन जो साइंटिस्ट वर्ड है और वैज्ञानिक विशेषकर हिंदी में वो बहुत आकर्षण वाला वर्ड है, शब्द है। आज भी है। तो वो सबको इंस्पायर करता था, आकर्षित करता था। तो उस वजह से फिर जब पूरे गांव में क्या आसपास के जिले में बड़ी चर्चा थी इस बात, गौरव की बात थी जी। सो पहली जो सैलरी आई थी कितनी आई थी अगर आप बताना चाहें? हाँ, पहली देखो उस समय 6 पे कमीशन जस्ट लगा ही था। तो पहले महीने की मेरी जो सैलरी थी वो लगभग 17,000 रुपये थी। क्या बात। 2008 में। तो पहली सैलरी से मैंने पहले लैपटॉप ही लिया। वो भी लैपटॉप उस समय मेरे ख्याल से 28,000 का कुछ आया था, डेल का। तो मेरी सैलरी आई थी 17,000 रुपये। बाकी मैंने अपने दोस्त से उधार लिया और फिर लैपटॉप। इसरो के साइंटिस्ट को भी लैपटॉप खरीदने के लिए दोस्त से उधार लेना पड़ा, ये थोड़ा हजम नहीं हुआ? मतलब आज के टाइम पे अगर मैं एक लेमैन की बात करूं तो हर किसी को लगता है इसरो का साइंटिस्ट, ओ माय गॉड, तो मतलब ऐसा लगता है कि करोड़ों में सैलरी होगी। सो थोड़ा सा इसके बारे में मेरे व्यूवर्स को बताएं, क्योंकि मुझे पता है कि आप पैसों के पीछे नहीं भागते, आपका कुछ मिशन है, अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। जी। बट इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि लोग सोचते हैं कि मैं जब डॉक्टर बन जाऊंगा तो मुझे पैसे कमाना है, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा तो मुझे पैसे कमाना है, तो ये थोड़ा सा संदेश दीजिए। देखो, इसमें ऐसा है कि जो सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी मतलब कि देश को चलाने वाले जी, तो वहाँ पैसा नहीं है, वहाँ पे तो एक भाव है। सरकारी नौकरी कोई भी व्यक्ति अगर करना चाहता है और ये सोचता है कि वो पैसा कमाएगा, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप सरकारी नौकरी मत कीजिए। सरकारी नौकरी सिर्फ और सिर्फ भाव से कीजिए, क्योंकि भावना है, देशभक्ति की भावना है। अब जैसे मैं बीटेक किया 2008 में, पैसा कमाना चाहता था तो मैं बाहर जाता। मेरे साथ वाले 90% से ज़्यादा लोग बाहर फॉरेन चले गए। करोड़ों में उनका पैकेज है, कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई डायरेक्टर है, कोई उस तरह की पोजीशंस पे वो लोग हैं। लेकिन मेरे को पैसा कमाना नहीं था। और मैं बाकी लोगों से भी कहूँगा कि सरकारी नौकरी में आप पैसा मत देखिए। अगर आपके अंदर सेवा भाव है, आप सेवा करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप जाइए। और क्योंकि बाय द पीपल फॉर द पीपल डेमोक्रेसी में हम रहते हैं, तो कॉरपोरेट है नहीं, तो बहुत टैक्स पेयर्स के पैसे से हम लोगों की सैलरी आती है।
तो बहुत ज़्यादा मतलब कि सैलरी करोड़ों में किसी की नहीं हो सकती। ये जितने भी आप नौकरशाह देखेंगे, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे साइंटिस्ट हों, सभी की सैलरीज उतनी ही होती हैं। ओके। क्योंकि उस समय 6th पे कमीशन था, उसके बाद अभी 7th पे कमीशन आ गया, अभी 8th पे कमीशन आएगा। तो अभी जो सैलरीज हैं, अभी कोई साइंटिस्ट अगर ज्वाइन करता है तो उसको लगभग 1 लाख के आसपास इन हैंड मिल जाती है, जाते हैं। मतलब 80-90 हज़ार सारी चीजें मिला के। सारी चीज़ें मिला के 1 लाख के आसपास उसको अब मिल जाती है। लेकिन अभी आप देखिए कि 16 वर्ष पहले की बात है, मैं 2008 में ज्वाइन किया था, अभी 2024 चल रहा है, तो लगभग 2 दशक हो गए। हाँ। तो 2 दशक में मेरे को 17 मिला था, तो उसका आप लगा लीजिए कि 5-6 टाइम्स, मतलब कि 2008 में टमाटर का रेट क्या था, कुछ याद है सर? मेरे ख्याल से 4-5 रुपए किलो रहा होगा। तो कभी किसी ने गांव में ये बोला कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति कि बेटा गांव में ना टमाटर प्याज बहुत महंगा हो गया है, इसरो से वो चांद से ऊपर जाना, रॉकेट से चांद से ले आना? नहीं, ऐसा तो नहीं बोला, लेकिन हाँ ये है कि चंद्रमा और अंतरिक्ष हमेशा आकर्षण का केंद्र रहता है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हमने गांव में बचपन में लोरियां भी सुनी है, चंदा मामा दूर के। लेकिन एक चीज़ है सर, पहले के लाइंस क्या दिल को छूते थे। आज आज आदमी वो लाइंस नहीं सुन नहीं पाता, क्योंकि वो अपना अमूल्य समय रील्स में दे रहा है। हाँ, देखो अभी क्या है ना कि जो हमारी क्रिएटिविटी है ना वो कम होती जा रही है, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं ना, आंखों के लिए चीज़ें ज़्यादा हैं और दिमाग के लिए और हाथों के लिए चीज़ें कम हैं। अभी आप देखेंगे कि एक बच्चा या एक बड़ा वयस्क भी, इवन महिलाएं भी दिन में 8-8, 10-10 घंटे रील्स देखने में गुजार देती हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बड़ी विडंबना है सर। तो हमारी आंखें काम कर रही हैं और हमारा दिमाग पैसिव होता जा रहा है, तो क्रिएटिविटी नहीं है। तो हम ज़्यादातर अपना जो टाइम है वो वेस्ट कर रहे हैं। रील्स देखिए, लेकिन रील्स आप उतना देखिए कि आपकी क्रिएटिविटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। पहले क्या था कि आंखें देखने की लिए चीज़ें कम थी, और तो व्यक्ति क्या करता था कि माइंड से कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करता था, पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग, इवन कहीं घूमने भी जाते थे तो भी वो मतलब कि नेचर को एंजॉय करते थे। बिल्कुल। लोकलिटी को एंजॉय करते थे कि वहाँ का लोकल खाना क्या है, लोकल कल्चर क्या है। लेकिन आजकल लोग जब कहीं घूमने भी जाते हैं तो रील्स बनाते हैं। रूम के अंदर तो इंटरनेट है, टीवी है, हाथ में मोबाइल है, और फिर लोगों को चस्का है रील्स बनाने का, फ़ोटो खींचने का और फिर रील्स देखने का। तो मुझे लगता है कई बार मैं जब भी यात्रा करता हूँ ना, तो एयरपोर्ट में मैं बैठ के मैं फ़ोन वगैरह नहीं चलाता हूँ। इवन ट्रेन से, बस से कहीं भी जाता हूँ तो मैं ऐसे के ऐसे ही बैठ के और लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ना, इवन परिवार बैठे होते हैं एयरपोर्ट पे, अच्छे पढ़े लिखे परिवार, 4 लोग बैठे हैं परिवार के, चारों लोगों के पास फ़ोन है और चारों अलग अलग लगे हुए हैं। चारों अलग अलग लगे हैं। तो मैं देखता हूँ कि लोग कितने गुलाम हो गए टेक्नोलॉजी के। टेक्नोलॉजी को देखो हम साइड नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी को अगर साइड आप करोगे तो आप खुद साइड हो जाओगे। टेक्नोलॉजी तो पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का, लेकिन टेक्नोलॉजी के हम गुलाम ना हो, टेक्नोलॉजी को गुलाम बना के रखें तो क्रिएटिविटी बनी रहेगी। नहीं तो रील्स बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली जो क्रिएटिविटी है उसको थोड़ा कम कर रही है। चलिए, तो सर अब थोड़ी सी बात करते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर ही, कि जैसे कि आप, मैंने सुना कि मैंने खुद अटेंड किया है पिछले 2 सालों से शिक्षा का महाकुंभ जी। आप ये रिवॉल्यूशन लेके आ रहे हैं इंडिया में, अभी तो अगर मैं बोलूँ पूरे दुनिया में तो ये गलत नहीं होगा। सो थोड़ा सा मुझे आप बताइए कि ये शिक्षा महाकुंभ क्या है? देखो, शिक्षा महाकुंभ इवॉल्व हुआ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जब मैं त्रिवेंद्रम से चंडीगढ़ आया तो चंडीगढ़ आने के बाद मैं आरएसएस के संपर्क में आया। संगठन जिसको बोलते हैं, तो संगठन के संपर्क में आया तो वहाँ पे एक साइंटिस्ट जब आरएसएस में आया तो वहाँ पे भी कौतूहल का विषय था, तो मेरे को काफ़ी इम्पोर्टेंस वहाँ मिलती थी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली काम करने की, और मैंने काम किया, नए नए प्रयोग किए। तो उन्हीं प्रयोगों में एक प्रयोग था शिक्षा महाकुंभ। उस समय शिक्षा महाकुंभ नहीं था, उस समय एक प्रयोग दिया गया कि हमें स्कूल को हायर एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट करने के लिए कॉन्फ्रेंस करानी चाहिए। ओके। तो इस तरह से शिक्षा महाकुंभ की शुरुआत हुई। वो आपने करी? जी। ओके। तो उस समय हमने कॉन्फ्रेंस कराई और कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के लिए जब हम लोगों से मिल रहे थे,
शिक्षा मंत्री से सबसे पहले हम मिले, धर्मेंद्र प्रधान जी से। ओके। तो उसके बाद लोगों से मिले, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस शिक्षा महाकुंभ में हमने 31 पत्रकार वार्ताएं की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। क्या बात है। तो एक जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें शिक्षा महाकुंभ शब्द निकल गया। ओह। तो उस दिन से ये शिक्षा महाकुंभ हो गया। फिर हम्म। हमने इसको इवॉल्व किया, पढ़ा, इसके बारे में समझा, फिर देखा कि अपने देश के अंदर एक सबसे बड़ा इवेंट होता इंडियन साइंस कांग्रेस का, जिसको प्रधानमंत्री उद्घाटन करते थे। अच्छा। लेकिन इस वर्ष वो नहीं हुआ। लगभग पिछले 100 वर्षों से वो कॉन्फ्रेंस देश में होती है, ओके। आज़ादी से पहले से। अच्छा। और हर वर्ष उसको प्रधानमंत्री उद्घाटन करते थे। उससे बड़ा पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में और अशिक्षा के क्षेत्र में, मतलब कि शिक्षा के अलावा भी किसी भी क्षेत्र में इतना बड़ा कार्यक्रम कोई नहीं होता। अच्छा। लेकिन वो भी आप देखें, इंडियन साइंस कांग्रेस, मतलब साइंस। अब पूरी शिक्षा तो साइंस में नहीं बटी हुई, बंधी हुई है। इतनी बड़ी रचना है शिक्षा की, इतना बड़ा सिस्टम है, तंत्र है, और हम सिर्फ कांग्रेस लगाते हैं साइंस की। तो कहीं ना कहीं जब हम इस कॉन्फ्रेंस की, इस महाकुंभ की तैयारियां कर रहे थे, तो विचार आया कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि समस्त शिक्षा हर वर्ष एक प्लेटफॉर्म पे आए, शिक्षाविद। तो फिर हमने इस पर सर्वे किया, पढ़ाई किया, तो देखा कि पूरे देश में 26.5 करोड़ बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। 26.5 करोड़, लगभग 15.5 लाख स्कूल अपने देश में हैं। अच्छा। और 4.25 करोड़ बच्चे हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, IIT, IIMs में। तो कुल मिला के लगभग 31 करोड़ बच्चे हैं। अब इन बच्चों के लिए कोई एक कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग स्पेसिफिक होते जा रहे हैं, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग में भी मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, आर्ट्स में भी जो अलग अलग फील्ड्स हो जाते हैं, स्केचिंग, पेंटिंग, उसकी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। तो कहीं ना कहीं एक आज जो समय है, आप देखेंगे कि IIT खड़गपुर में, IIT गुवाहाटी में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि आज मेडिसिन बिना टेक्नोलॉजी के, बिना इंजीनियरिंग के नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी मशीनरी है, उनके इक्विपमेंट्स हैं, वो बिना इंजीनियरिंग के पॉसिबल नहीं है। उनका इंजीनियर को राइट फ्रॉम बिगनिंग से उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच का ज़माना है। पहले भी ऐसा ही होता था। पहले गुरुकुलों में जो पढ़ाई होती थी, तो वहाँ पे आपको अर्थ से लेके, जीवन शास्त्र से लेके, इतिहास से लेके, भूगोल से लेके सारे विषय पढ़ाए जाते थे। मल्टीडिसिप्लिनरी आपको बनाया जाता था। लेकिन आज हम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते जा रहे हैं। तो एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच हो, एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हो, सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए, इस तरह का विचार किया। और इस तरह का विचार जब हमने, जिस संगठन के माध्यम से शिक्षा महाकुंभ की शुरुआत हुई, उस संगठन में जब इसकी चर्चा की, तो उनको भी ये बड़ा इंस्पायरिंग लगा। बिल्कुल। और फिर इसका विषय आया कि इसको हर वर्ष कराना चाहिए। और हम जितने भी वाइस चांसलर्स के पास, डायरेक्टर्स के पास गए, सबको ये बड़ा आकर्षित किया। तो और हमारे अंदर मनोबल बढ़ा। फिर हमने और अच्छे से इसकी तैयारी की। फिर हमने इसकी बैटन बनवाई कि जैसे ओलंपिक है, आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स जो कि एक शिक्षा का छोटा सा अंश है जी, उसके लिए पूरी दुनिया में ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जी। लेकिन शिक्षा जो कि जीवन का एक मूलभूत अंग है, मूलभूत तंत्र है, उसके बिना एक अच्छे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती जी। उसके लिए पूरी दुनिया में कोई ग्लोबल प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इसलिए एक विचार आया कि पहले तो देश के अंदर एक इन 31 करोड़ जो बच्चे हैं, वो फिर जो दूसरे लोग हैं, पूरे देश की लगभग 140 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म हो, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़ा है। बिल्कुल। अगर मैं नहीं पढ़ रहा तो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे तो मेरे बच्चों के बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई तो इस घर परिवार से पढ़ रहा होता है। तो हर किसी का 140 करोड़ का सीधे और इनडायरेक्ट वे में शिक्षा से लेना देना है। तो इन सभी के लिए एक प्लेटफॉर्म हो। तो इस तरह का विचार जब आया, तो इस शिक्षा महाकुंभ अभियान की शुरुआत हुई। और आज शिक्षा महाकुंभ अभियान इस विश्वविद्यालय में, जहाँ पे हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं जी, यहाँ पे इसका 2य संस्करण होने जा रहा है। हाँ, किस तारीख को होगा? ये दिसंबर 16-17 2024 को होने जा रहा है। तो इस तरह से एक शुरुआत शिक्षा महाकुंभ अभियान की हुई। सो सर, ये तो बात हुई राष्ट्रीय स्तर पे। क्या आपको लगता है कि शिक्षा महाकुंभ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले जाना चाहिए?
बिल्कुल ले जाना चाहिए। पीछे मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, बिजनेस वर्ल्ड एक देश की प्रतिष्ठित बिजनेस की पत्रिका है। उन्होंने पीछे मेरा खुद का इंटरव्यू किया और कई सारे आर्टिकल्स भी उन्होंने पब्लिश किए हैं। इसके अच्छा। शिक्षा महाकुंभ अभियान को पूरा कवर किया है उन्होंने। तो सिर्फ हम ही नहीं, मतलब कि जिन लोगों से हम मिलते हैं, चाहे मीडिया से मिलते हों, चाहे मंत्रियों से मिलते हों, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों से मिलते हों, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मुझे तो, मैं हजारों लोगों से इस अभियान को लेके मिला हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं मिला जो ये कहता हो कि नहीं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए शिक्षा के लिए। हर कोई कहता है कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और वर्तमान में वैक्यूम है नहीं पूरी दुनिया में, कोई देश ऐसा नहीं है कि जो इस तरह के आयोजन के लिए प्रयास भी कर रहा हो। लेकिन भारत के साथ, विशेषकर हम लोगों के साथ, अच्छी बात क्या है कि हमारे देश में अतीत में इस तरह की परंपराएं थीं। जब भारत विश्व गुरु था जी। तो विश्व गुरु भारत सिर्फ और सिर्फ हथियारों के दम पे और इन चीज़ों के दम पे नहीं था। उसका मुख्य जो कारण था वो था शिक्षा। शिक्षा में भारत हमेशा से अव्वल रहा और उस शिक्षा के दम पर ही पूरी दुनिया के शिक्षाविद, पूरी दुनिया के जिज्ञासु भारत में आते थे, भारत में आके पढ़ते थे। और भारत में कुंभों की परंपरा आपने सुनी हमेशा से रही है, आज भी है। अभी जनवरी में कुंभ लग रहा है, प्रयागराज में कुंभ लग रहा है। तो 12 वर्ष में महाकुंभ होता है और फिर 4 कुंभ लगते हैं। तो इस तरह से कुंभों की परंपरा है। हमारे देश में शिक्षा के ऊपर भी कुंभों की परंपरा रही है। तो जब इस तरह का हमारा अतीत है और वर्तमान में वैक्यूम है, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और इससे बड़ा काम क्या हो सकता है भारत को सिरमौर भारत और विश्व गुरु भारत बनाने का। तो प्रयास यही है कि इसको एक अंतर्राष्ट्रीय मंच बनाया जाए, शिक्षा महाकुंभ अभियान को। तो उसी दिशा में हम लोग सभी लोग लगे हुए हैं। अभी शिक्षा के क्षेत्र में भारत का पायदान पे किस नंबर पे है? जैसे आपने कहा कि एक वक्त था जब भारत नंबर 1 पे था, देश विदेश से लोग आते थे पढ़ने यहाँ पे। अभी शिक्षा का जो हमारा स्तर है भारत का, वो किस पायदान पे है? एग्जैक्ट नहीं हो, रफ भी बता देंगे तब भी चलेगा सर। देखो, इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि किस नंबर पे भारत है, क्योंकि जो रैंकिंग सिस्टम है, मैं उस रैंकिंग सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करता। क्योंकि जो रैंकिंग सिस्टम है, देखो, शिक्षा का जो मूल भाव है, शिक्षा होनी चाहिए एक सस्टेनेबिलिटी के लिए। आप का माइंड जो है वो तो स्ट्रांग हो गया, लेकिन जो शिक्षा है, भारत की जो शिक्षा है, वो 3H पे काम करती है। हेड, हार्ट और हैंड। मतलब कि आप मेंटली स्ट्रांग हैं, आप इमोशनली स्ट्रांग हैं, आपका हार्ट, आपके अंदर इमोशंस हैं, आपके अंदर फीलिंग्स हैं, और हैंड मतलब कि आपके अंदर स्किल है। तो जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें जो रैंकिंग का सिस्टम है कि आपकी बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने कमरे हैं, कितना बड़ा लॉन है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, और फिर आपके वहाँ पे कितने रिसर्च पेपर्स आते हैं, इस तरह के पैमाने हैं जिनके आधार पर मतलब कि शिक्षा को आंका जाता है। तो वो रैंकिंग सिस्टम को ही मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि भारत कौन से नंबर पे, मैं ये कहूँगा कि भारत नंबर 1 पर है, क्योंकि जो भारतीय शिक्षा है वो ही पूरी दुनिया का कल्याण कर सकती है। क्यों कर सकती है? आप देखिए कि पूरे विश्व भर के अंदर आप देखिए, उधर रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इधर इजराइल का युद्ध चल रहा है आपके फिलिस्तीनियों के साथ और दूसरे देशों के साथ, लेबनान हुआ, इन सब के साथ लड़ाई चल रही है। इधर अमेरिका का पीछे अफगानिस्तान हो, चाहे इराक हो, पूरे दुनिया भर में इतना ज़्यादा अशांति है। और हम आज ये पॉडकास्ट की शुरुआत आपने देखा होगा कि गायत्री मंत्र से हमने की जी, और इसका जो समापन है वो भी हम सुखना मंत्र से करेंगे। तो आज सुबह हमने इस शिक्षा महाकुंभ की शुरुआत, क्योंकि अब शुरुआत तो दरअसल बैटन प्रतिस्थापना से ही हो गई थी जी, लेकिन एक हवन रस्म होता है, तो हवन आज सुबह हमने किया शिक्षा महाकुंभ के लिए। तो हमारे देश के अंदर कोई भी कार्यक्रम होता है, हर कार्यक्रम की शुरुआत विश्व कल्याण से होती है, हर कार्यक्रम का जो समापन है वो विश्व कल्याण, विश्व शांति से होता है। बिल्कुल, ये भारत की शिक्षा है। तो यही शिक्षा आज पूरी दुनिया को चाहिए। नहीं तो पूरी दुनिया में आप देखिए, अमेरिका कहते हैं विश्व शक्ति है, लेकिन कैसी विश्व शक्ति है जो अपने
बच्चों को मेंटली स्ट्रांग नहीं बना पा रहा है। वहाँ पे 5वीं 6ठी का बच्चा अपने पिताजी की गन लेके आ जाता है और 10-20 बच्चों को मार देता है। ओह! आपने देखा होगा कितनी शूटिंग्स होती हैं वहाँ पे, मतलब कि बच्चे ले आते हैं गन्स और अपने पेरेंट्स की गन से कई सारे लोगों को मार देते हैं। पीछे कई न्यूज़ सारी में आते आपने रहते न्यूज़ हैं। देखी होंगी। तो अब बताओ ऐसे विश्व शक्ति बनने का क्या फायदा कि जिसके बच्चे के अंदर इतना स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी नहीं है कि वो थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ और वो गन लेके और 4 बच्चों को मार देता है। और देखा जाए तो जो हमने घर से जो बीज बोया ना, असल में शिक्षा वही है बिल्कुल। कि हम घर से क्या शिक्षा दे रहे हैं। जैसे आज भी मेरी बेटी है, 8 साल की है, हम जब भी उसको कोई ज्ञान देते, कोई भी जब कुछ चीज़ें सिखाते हैं, तो हम पर्सनल लेवल पे नहीं बताते, हम दुनिया के लेवल पे बताते हैं। हम उसको ये बताते हैं कि बेटा हमारा एक ही महत्व हम समझते हैं कि यार सबसे बड़ा एसेट क्या है ना, पैसा नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई घर नहीं है। सबसे बड़ा एसेट है कि बच्चा कितना एजुकेटेड, मेंटली कितना स्ट्रांग हो रहा है और कितना उसके अंदर संयम आ रहा है, तार्किक शक्ति जिसको बोलते हैं कि बिल्कुल। सही गलत का फैसला वो कर पाए। बिल्कुल। यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एजुकेशन है मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही बात कही आपने। और बाकी एक आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है सर, एआई के बारे में बताइए थोड़ा। देखो एआई ने जीवन को बहुत सरल बनाया है जी। और मैंने कहा ना कि टेक्नोलॉजी को आप साइड नहीं कर सकते। जी। अगर आपने टेक्नोलॉजी को साइड किया हम्म। तो आप खुद साइड हो जाएंगे। हम्म। तो अब एआई आ गया है, इस पे बहुत सारे लोगों के अलग अलग मत हैं। हम्म। कुछ कहते हैं कि एआई को बंद कर देना चाहिए, ये क्रिएटिविटी को ख़त्म कर रहा है, क्योंकि आजकल कोई भी लेटर भी लिखता है तो एआई से लिख देता है। तो लेकिन मेरा मानना है कि एआई एक टेक्नोलॉजी है। आज से कुछ वर्ष पहले इंटरनेट आया तो लोगों ने कहा कि ये तो नौकरी खा जाएगा, ये वो करेगा, लेकिन लाइफ कितनी सहूलियत भरी हो गई, कितनी आसान हो गई। अब एआई आया है तो एआई, मेरा मानना है एआई को अडॉप्ट करो, एआई को अच्छी तरह से यूज़ करो। अब आज के टाइम में कोई भी प्रोफेशन आप उठा लीजिए, आप खुद भी आप पॉडकास्ट करते हैं या कोई भी काम करते हैं, आप एआई से आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा सकते हैं, है कि नहीं? आप खुद भी बनाइए क्वेश्चंस। देखो सिर्फ और सिर्फ आप एआई पे डिपेंडेंट रहेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म होगी। लेकिन आप अपनी क्रिएटिविटी को और आप रखिए और उस क्रिएटिविटी को रिफाइन करने का काम एआई करता है। पहले क्या होता था कि आपने क्वेश्चंस बनाए तो आपका कोई ना कोई गाइड है, कोई ना कोई आपका टीचर है, मेंटर है, तो आप उसके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो आपको कुछ सुझाव देगा। लेकिन आज के टाइम में जो एआई है ना, वो हमारा मेंटर है। मैंने 5 क्वेश्चंस खुद बनाए और मैं 5 क्वेश्चंस एआई से बनवा लूँगा, क्योंकि एआई को इनपुट चाहिए और 5 क्वेश्चंस उसके लिए इनपुट का काम करेंगे। तो एआई बहुत अच्छी चीज़ है और आजकल कुछ आईआईटीज़ ने तो एआई में बीटेक शुरू कर दिया है, इवन एमटेक मास्टर्स डिग्री शुरू कर दी है। और मैं तो ये कहूँगा कि एआई में भारत को नंबर 1 आना चाहिए, क्योंकि आईटी में हम नंबर 1 हैं। अच्छा। तो जितना जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस हमारे जो इंजीनियरिंग के हैं या अन्य कॉलेजेस हैं वो एआई की डिग्रीज शुरू कर देंगे, बीटेक, एमटेक, पीएचडी, उतना जल्दी हम पूरी दुनिया में एआई के फील्ड में भी नंबर 1 हो जाएंगे। सो हम ये कहना मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा कि हम एआई को एज अ सीनियर माने, काम हम करें, उससे काम करवाएं ना, काम हम करें और उससे फिर हेल्प ले लें चीज़ों की कि भाई सही है, यही कह रहे हैं। बिल्कुल, एक गुरु की तरह, एक मेंटर की तरह, एक गाइड की तरह, क्योंकि एआई के देखो एआई पूरे डेटा पे काम करता है जी, और आज डेटा की कमी नहीं है, क्योंकि इतने सारे माध्यम है। अभी देखो ये पॉडकास्ट है, ये भी एक डेटा का काम, डेटा इनपुट का काम करेगा, तो ये भी एक डेटा जनरेट हो रहा है। एआई डेटा पे काम करता है। और एक इंसान मान लो कोई आर्टिकल लिखता है फॉर एग्जांपल, तो आप मान लो एआई के ऊपर ही एक आर्टिकल लिखेंगे, बिना एआई की हेल्प के आपको कम से कम ज़्यादा नहीं तो एक अच्छा आर्टिकल लिखने के लिए 5-7 दिन लगेंगे। आपको जब तक 10-20 रेफरेंस आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप एक बहुत अच्छा आर्टिकल नहीं लिख सकते। लेकिन अगर आपको एक क्रक्स चाहिए, तो क्योंकि डेटा है, डिजिटल डेटा है, आप एआई को बोलिए, वो आपको निचोड़ करके देगा कि एआई के बारे में ये चीज़ है, मेन अब तक ये हुआ है। तो एआई एक बहुत अच्छा, देखो जब पहले मैनुअल लाइब्रेरीज होती थी तो कार्ड सिस्टम होता था, एक वो कार्ड लेके जाते थे, मैनुअल कैटलॉग होती थी, वो कैटलॉग पहले देखते थे, हम टाइटल देखते थे, टाइटल देखने के बाद उसका सीरियल नंबर, वो सीरियल नंबर लेके पूरी लाइब्रेरी में जाते थे, फिर वहाँ जाके वो किताब मिलती थी। आजकल क्या कॉलिंग सिस्टम है, आप डिजिटल मतलब कि जो स्मार्ट लाइब्रेरीज हैं, आप टाइटल डालिए या ऑथर का नाम डालिए, बुक आ जाएगी, बुक में उसको कॉल कीजिए, वहाँ बीप करने लग जाएगा वो वाली रैक में, आप वहाँ जाइए और सीधा बुक उठा के लेके आइए।
तो देखो लाइफ कितना आसान हुआ टेक्नोलॉजी से। तो ऐसे ही एआई भी मतलब कि हमारे लिए एक हेल्पिंग टूल है। बिल्कुल सही बात है सर। तो मुझे लगता है कि एआई को अडॉप्ट करना चाहिए और एआई के साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। कभी ऐसा भी हो सकता है सर कि हर जगह की मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे कि यूनिवर्सिटी में है, क्लास चल रही है और टीचर पढ़ा रहा है लेकिन स्टूडेंट सामने नहीं है, सारे लोग घर पे बैठे हुए हैं और टीचर से पढ़ रहे हैं, जैसे कोरोना में हुआ था। कभी ऐसा लगता है कि कभी ऐसा टाइम आएगा कि यूनिवर्सिटीज़ में लोग नहीं आएंगे, लोग घर पे बैठ के ही यूनिवर्सिटी बना लेंगे? देखो ऐसा टाइम तो हमने देख ही लिया, कोरोना के टाइम पे आया ही है। जी। लेकिन पूर्ण रूप से मैं मतलब कि वर्चुअल क्लासरूम के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि घर पे रह के भी आप पढ़ाई करोगे लेकिन आपका जो एक कॉलेज क्या होता है ना, कहते हैं ना कि देयर इज़ नो लाइफ विदाउट वाइफ, ऐसे ही देयर इज़ नो लाइफ विदाउट कॉलेज। तो कॉलेज के बिना ना जीवन एक अधूरा है। जी। कॉलेज एक आपको डिसिप्लिन देता है, एक रूटीन देता है। जी। सुबह आप जाओगे, शाम को आप आओगे, दिन भर पूरा आपको एक करिकुलम को आपको फॉलो करना है, तो आपकी लाइफ एक डिसिप्लिन्ड होगी। लेकिन अगर आप मान लो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो जब आपका मन करेगा तब आप पढ़ाई करेंगे, जब आपका मन करेगा आप सो जाएंगे। तो उस किताबी नॉलेज रहेगा, किताबी नॉलेज तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन नहीं आएगा, एक टीम वर्क नहीं बनेगा। जब तक आप 10 लोग 10 दोस्त मिल के कोई पार्टी ना करें, कहीं बैठे नहीं, साथ में खाना नहीं खाएं, साथ में चाय नहीं पिएं, तो टीम स्पिरिट भावना ही नहीं आएगी। तो वर्चुअल मैं तो ये चाहूँगा कि एआई और वर्चुअल क्लासरूम्स साइड बाय साइड चलता रहे। कि मान लो कि कोई बच्चा बीमार हो गया, वो मान लो उसका फ्रैक्चर हो गया, तो ऑनलाइन क्लासेस उसके लिए बून है। पहले ऐसा नहीं था, तो पहले वो 1 महीना मान लो बेड रेस्ट कर रहा है तो उसका 1 महीना ख़राब हो जाता था। लेकिन आज ऐसा समय नहीं है, तो आज वो मोबाइल पे बैठ के कोर्सेज का पढ़ सकता है, क्लासेस को अटेंड कर सकता है। तो इस तरह से मतलब कि ये कॉम्प्लीमेंट्री हो, लाइफ को डिसरप्टिव ना बनाए। तो अब जब आपने बोला कि हज़ारों लोगों से मिले, सो सबसे मतलब कभी क्या आप प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, मोदी जी से? नहीं, देखो मोदी जी से तो इस अभियान को लेके मिलना नहीं हुआ, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति से ज़रूर मिलना हुआ। और जब महामहिम राष्ट्रपति से हम मिले तो उन्होंने 5 मिनट का समय दिया था, जो जनरली वो वीआईपी जो उनसे मिलने जाते हैं उनको, क्योंकि देश के प्रथम नागरिक हैं तो इतना समय नहीं रहता है, तो उन्होंने 5 मिनट का समय हमें दिया। लेकिन जब मैं और आईआईटी रोपड़ के डायरेक्टर हम 2 लोग गए उनसे मिलने के लिए, तो उनको ये विचार, ये भाव इतना पसंद आया, उन्होंने लगभग 40-45 मिनट का समय हमें दिया। इतनी देर उन्होंने चर्चा की हमसे, और उन्होंने हमसे रियली सर 40-45 मिनट राष्ट्रपति जी के साथ? जी बिल्कुल। और 5 मिनट का समय दिया था उन्होंने, और उन्होंने हमको ये नहीं कहा कि आप चले जाओ, जैसे बेल बजा देते हैं, जैसे हम कई बार जाते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है रुपेश जी। ये डायरेक्टली एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल शिक्षा से जुड़ा हुआ है। और दूसरा मैं बताऊं रुपेश जी आपको कि मैं दर्जनों मंत्रियों से, राज्यपालों से, महामहिम राष्ट्रपति से मिला, लेकिन ऐसा मेरे को कोई इंसिडेंट ही नहीं हुआ जहाँ पे इन्होंने बटन दबा के बोला हो कि आप चले जाओ। हम खुद ही उठ के आए। समय इन्होंने 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट दिया हो जरूर, लेकिन हम उठ के खुद ही आए। किसी ने ये नहीं बोला कि आप चले जाओ। महामहिम राष्ट्रपति ने भी ये नहीं कहा, क्योंकि उनको इतना अच्छा लग रहा था विचार कि भारत में विश्वगुरु भारत बनाने के लिए, भारत को सिरमौर भारत बनाने के लिए, शिक्षा के लिए एक वैश्विक मंच की बात हो रही है। एक वैश्विक मंच के लिए बात ही नहीं हो रही, कार्य हो रहा है। दूसरा संस्करण होने जा रहा है, फिर तीसरा संस्करण भी जेएनयू के अंदर निर्धारित है पहले से ही। अच्छा। जेएनयू की कुलगुरु यहाँ आएंगी और यहाँ से बैटन लेके जाएंगी 17 दिसंबर को। मतलब अगले साल जेएनयू में होगा ये? अगले साल जेएनयू दिल्ली में होने जा रहा है। क्या बात है, क्या बात है। तो सर आज जो ये प्रोग्राम अभी होने वाला है, तो क्या आपने राष्ट्रपति जी को भी निमंत्रण दिया? हाँ बिल्कुल, राष्ट्रपति जी को हम मई 13 को निमंत्रण दे के आए थे, आमंत्रित करके आए थे, और उनसे आग्रह किया था कि वो भी महामहिम राष्ट्रपति भी इसमें रहें। अच्छा। उन्होंने उस समय तो वर्बली कहा था हमसे कि बाकी अब देखते हैं, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति हैं, उनका जो कार्यक्रम है वो काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है। तो आमंत्रण दिया है, आमंत्रण हमने दिया है, निमंत्रित हमने किया है उनको। और भी कौन लोग आ सकते हैं सर इस
कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में हमने यहाँ के शिक्षा मंत्री, केंद्र के शिक्षा मंत्री, हरियाणा के राज्यपाल, ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रण दिया है और पूरे देश भर की जितनी भी 1176 यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी को हमने ईमेल से, पत्रों से आमंत्रण भेजा है और सैकड़ों की संख्या में लोगों की अप्रूवल्स, कंसेंट्स भी आई हैं। आप देखिएगा 16 दिसंबर को यहाँ पे बीसी डायरेक्टर्स कॉन्क्लेव हो रही है, उसमें दर्जनों बीसी डायरेक्टर्स होंगे उस कॉन्क्लेव में। ऐसे ही आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की कॉन्क्लेव है, उसमें भी दर्जनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होंगे। ऐसे ही मीडिया कॉन्क्लेव है, साइंटिस्ट की कॉन्क्लेव है, एक एंटरप्रेन्योर्स कॉन्क्लेव है, ब्यूरोक्रेट्स की भी कॉन्क्लेव है, फिर आपके प्रिंसिपल्स जो मतलब कि एक बहुत ही कह सकते हैं धुरी का काम करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, प्रिंसिपल्स की एक कॉन्क्लेव है, स्टूडेंट लीडर्स की कॉन्क्लेव है, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनकी भी एक कॉन्क्लेव है। ऐसी 7 कॉन्क्लेव्स प्लान्ड हैं। क्या बात है, मतलब बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं और बहुत ही इंस्पायर्ड होने वाले हैं इस कॉन्क्लेव से। जी बिल्कुल, कॉन्क्लेव्स तो एक पक्ष है और सबसे अच्छा जो प्रयोग हमने इस बार किया है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के जितने भी स्टेट और सेंटर फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं सबको हमने को ऑर्गेनाइजर बनाया है। अच्छा। और मेजॉरिटी में सब को ऑर्गेनाइजर बनने के लिए एग्री कर गए। क्या बात है। और आप देखेंगे दर्जनों की संख्या में आपको यहाँ पे एग्जीबिशंस उनके मिलेंगे। आईसर मोहाली, नायपर मोहाली, CSIO चंडीगढ़, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल, आपका चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी, ये सभी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे एग्जीबिशंस लगाने वाली हैं केंद्र की और राज्य की। तो ये अपने आप में पहला ऐसा प्रयोग होगा जहाँ पे दर्जनों की संख्या में यूनिवर्सिटीज़ अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस कि उनकी जो USPs क्या हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में क्या नए प्रयोग कर रहे हैं और अब तक उन्होंने क्या किया है, वो सब यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। DRDO यहाँ पे एग्जीबिशन लगाने वाला है। तो ऐसे बड़े बड़े संस्थान यहाँ पे एग्जीबिशन लगाने वाले हैं, वो भी एक आकर्षण का केंद्र रहेगा। तो सारे स्टूडेंट्स यहाँ आ सकते हैं? यहाँ ये पब्लिक के लिए ओपन है। मैंने आपको बताया ना कि 140 करोड़ भारत के लोगों को केंद्र में रख के शिक्षा महाकुंभ की शुरुआत की गई, लेकिन अभी चर्चा चल रही है कि दुनिया के 800 करोड़ लोगों को केंद्र में रख के शिक्षा महाकुंभ को एक वैश्विक मंच बनाया जाए। तो यहाँ पे ये तो है ही नहीं कि कौन आ सकता है, यहाँ पे ये पूछना चाहिए कि कौन कौन आएंगे। यहाँ पे हर कोई आ सकता है। सर, शादीशुदा है? ये तो थोड़े पर्सनल चीज़ें हैं, तो इनके बारे में आप बात ना करें तो। ओके, नहीं मैंने इसलिए पूछा कि इतना बिजी रहने के बावजूद आप खाली समय कहीं लगाते? नहीं, देखो आजकल तो मैं आपको बताऊं, मैं अपने माता पिता के पास, बाकी परिवार के सदस्यों के पास भी 2-2, 3-3 महीने में, दिल्ली में महीने में 4 बार जाता हूं। अच्छा। और नोएडा में ही मेरा परिवार रहता है, लेकिन मेरे को उनके पास जाए हुए साल हो जाते हैं। अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे मिलके। सर, जाते जाते सारे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सारे युवाओं को देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा भारत की शक्ति रही है और भारत की शक्ति है और भविष्य में भी भारत की शक्ति शिक्षा ही होने वाली है। और शिक्षा में 3H जरूरी हैं, हेड, हैंड और हार्ट। आपका मेंटली आप स्ट्रांग हो, इमोशनली आप स्ट्रांग हो और स्किली आप स्ट्रांग हो। आपके अंदर कोई ना कोई स्किल ज़रूर होनी चाहिए। आपके पास BA की डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपके पास कोई ना कोई स्किल नहीं है। आज आप देखेंगे कि BA वाला आपका 8,000 में, 10,000 में क्लर्क की नौकरी कर रहा होता है, लेकिन एक RO रिपेयर करने वाला एक दिन में 8,000, 10,000 रुपये कमा लेता है, क्योंकि एक RO का इंस्टॉलेशन का 1,000-1,200 रुपये है, रिपेयर का 800-900 रुपये है। अगर उसने 8-10 रिपेयर कर दी या इंस्टॉलेशन कर दी, जो कि पॉसिबल है, डूएबल है, क्योंकि इंस्टॉलेशन में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, तो वो 8,000, 10,000 एक दिन में कमा लेता है। तो स्किल की वजह से कमा पाता है। सो एनर्जी सही जगह लगाए, सही जगह लगे, चैनलाइज होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो बहुत मज़ा आया सर, बहुत ज्ञान वाली बातें मिली, बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ मैं इस पॉडकास्ट से। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक्स ऑल लॉट सर। जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। आपने शिक्षा महाकुंभ को समय दिया, इस अभियान को अपने पॉडकास्ट और अपने चैनल के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य किया। जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और जाते जाते मैं ये कहूँगा सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि वो मंत्र एक बार आप बोलेंगे जो आप हमेशा बोलते कोई भी कार्यक्रम के समापन पे। जी बिल्कुल, वो मंत्र बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निराम्या, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सो मच सर। जी।